अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। जिस मरहले से अभी मुल्क गुजर रहा है, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपको कुछ ऐसी इंटरटेनमेंट से मुंसलिक किसी शख्सियत से मिलवाऊँ या कोई ऐसी चीज़ जिसमें गाना बजाना हो या कोई फिल्मी सितारा हो। दिल नहीं मान रहा। हालात कुछ ऐसे हैं मुल्क के, जो आप सब जानते हैं किस बुरी सूरत हाल से अभी हम गुजर रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉज के लिए, फ्लड रिलीफ के लिए। और ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी NGOs हैं, रजिस्टर्ड NGOs, जो इस काम के लिए पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं। फ्लड रिलीफ के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें कपड़े जमा कर रहे हैं, ड्राई राशन जमा कर रहे हैं और बहुत सी ज़रूरत का ऐसा सामान जो उधर मुतासरीन को ज़रूरत है। तो मैंने आज एक ऑर्गेनाइजेशन आज के प्रोग्राम के लिए आइडेंटिफाई की, जिसमें अंडर विच शुरू ऐसे हुई थी कि इट वाज टू फीड द हंग्री, इट वाज गिविंग आउट फ्री फूड। ज़्यादातर मज़दूर अफराद ऐसे लोग जिनको खाना फराहम किया जाता था, बट नाउ उन्होंने ब्रांच आउट कर लिया है और भी चीज़ों में। फ्लड रिलीफ पे तो ऑफ कोर्स वो काम कर रहे हैं और अभी इनका ट्रिप भी प्लान्ड है फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में जाने का। बट ऑल्सो इन्होंने वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, अच्छा नहीं लगता कहना लेकिन मैं कहूँगी ऑर्फन्स, जो यतीम हैं, उनको अंडर वन रूफ रखा हुआ है। और जिस तरह रखा हुआ है, मैं खुद उस वक्त उस घर में अभी मौजूद हूँ, और बल्कि एक ये घर नहीं, एक और नया घर भी इन्होंने एक्वायर किया है। उधर मज़ीद और बच्चे ये लेकर आएंगे। सो एज आई कैन सी द लिविंग कंडीशंस, ये बच्चे बल्कि मुझे उधर सामने नज़र आ रहे हैं, और जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं, मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है। आप खुद अपनी आँखों से देख पाएंगे जो हमारे कैमरे ने कैप्चर किया है कि बच्चे किस तरह रह रहे हैं, कितने खुश हैं, और वो उसी तरह रह रहे हैं जिस तरह एक अच्छे घर में बच्चे रहते हैं। उनके साथ उनका साथ देने वाली जो शख्सियत है वो है सोफिया बड़ाइच। शी इज़ द चेयरपर्सन फॉर अलमरा फाउंडेशन। अलमरा मुख्तलिफ फलाई काम करती है, बट दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जब मैंने इसके बारे में सोचा, इट टच्ड माई हार्ट एंड आई हैड टू कम हियर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपकी सोफिया से मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सोफिया, कैसी हैं आप? सोफिया, इतना खूबसूरत घर और इतने प्यारे बच्चे, ये काम शुरू कैसे हुआ? हिना, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि मेरे जो वालिद साहब हैं, उन्होंने ये काम 27 साल पहले शुरू किया था। रोज़ सुबह उठ के तकरीबन 400 लोगों के करीब अफराद का वो खाना बनाया करते थे कुक के साथ मिल के, खुद इन्वॉल्व होते थे। और तहज्जुद के बाद ये काम हमारे घर में शुरू हो जाया करता था। ये सारी एक्टिविटी, खाना पकने की, हलवा बन रहा होता था और डिफरेंट चीज़ें उनके लिए, और फिर वो ड्राइवर के साथ खुद लेके जाया करते थे बहुत अर्ली मॉर्निंग। सो दैट जो उनका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो मज़दूर होते हैं, जो चबुर्जी के बाहर, जो बादशाही मॉस्क के बाहर और ऐसी डिफरेंट जगहों पे लाहौर के मुख्तलिफ़ मकामात पे सोए होते हैं, जो डिफरेंट सिटीज़ से आए होते हैं, जिनके घर नहीं होते, तो यहाँ मज़दूरी के लिए आए होते हैं, तो उनको जाके सुबह का नाश्ता दे दें। सो दैट दिन में तो वो सारा दिन मेहनत मज़दूरी करके कुछ ना कुछ कमा लेंगे, कुछ खा लेंगे। उनको कम से कम ये फ़िक्र ना हो कि उन्होंने सुबह उठ के नाश्ता कहाँ से करना और दिन की शुरुआत कैसे करनी है। और उनकी अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो सारा दिन फिर वो बड़े आराम से अपनी मेहनत मज़दूरी करके सब कुछ कर सकते हैं। तो ये काम जो था ये वो डेली बेसिस पे किया करते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस काम में कोई ब्रेक नहीं देखी सिवाय रमज़ान के, क्योंकि रमज़ान में उसके टाइमिंग्स हम बदल दिया करते थे और वो सहरी इफ्तारी हो जाती थी। इसके अलावा चाहे बारिश है, चाहे तूफ़ान है, चाहे कुछ भी है, हमारे घर से ये डेली बेसिस पर ये सब कुछ जाया करता था। और मेरे वालिद साहब की 2009 में डेथ हुई, तो क्योंकि आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती थी कि मैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाऊँ, और एज़ वेल एज़ ये मेरा पैशन भी था, क्योंकि हमेशा से एक चीज़ मैंने देखी थी अपने घर में होते हुए, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब वही चीज़ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई और मैं उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो गई
कि अब मैं खुद वो सब कुछ अपने वालिद साहब की डेथ के बाद से कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि इसको जितना जितना बढ़ा सकूँ जहाँ जहाँ पे, तो मैं उसको उस तरीके से करती हूँ। सोफिया, अलमरा का मतलब क्या है? जो वर्ड अलमरा है, अलमरा इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स अलिफ लाम मीम रा फ्रॉम कुरान। और कुरान पाक में जहाँ पर भी ये अल्फाज एक साथ इस्तेमाल हुए हैं, वहाँ पर जो एडजेसेंट उसकी आयत है वो किसी न किसी तरीके से नॉलेजेबिलिटी से रिलेटेड है। और हमारी ये जो कोशिश है, जो हमारी ये काविश है, ये भी कुरान पाक की तालीमात के ऐन मुताबिक है। 1995 में जी ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। जी। अलमरा को आपने रजिस्टर कब कराया था? अलमरा को हमने एज ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाया है लास्ट ईयर। अलमरा को रजिस्टर कराने का जो बेसिक मकसद था ना, वो ये था है ना कि मैं, क्योंकि हमारे घर से हमेशा से बहुत साल से, पिछले 27 साल से रोज़ाना सुबह डेली बेसिस पे लंगर जाया करता था। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सफ़ेद पोश फैमिलीज़ हैं who do not want to come and ask for the food। सड़क पे वो नहीं आ सकते, तो ऐसे शायद लोगों वो ज़्यादा मजबूर होते हैं। वो बहुत मजबूर होते हैं। तो ऐसे लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, तो ऐसे लोगों को हम लोग उनके घरों में जाके मंथली बेसिस पे राशन बॉक्सेस देकर आते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ और ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो सीरियस किस्म की जो होती है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। किसी के पास बच्चे की फ़ीस नहीं है, लेकिन वो सफ़ेद पोश होते हैं, लोगों के आगे हाथ नहीं फैला सकते। कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो अपनी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ और इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम लोग मंथली बेसिस पर स्टाइपेंड भी देते थे। लेकिन मुझे हमेशा ये फीलिंग आती थी, आई ऑलवेज़ हैड अ फीलिंग कि ये सब कुछ काफ़ी नहीं है, मतलब एटलीस्ट मुझे कुछ और करना चाहिए। ये तो वो सब कुछ है जो मेरे वालिद साहब ने किया और उसको मैं कायम रखे हुए हूँ ना, लेगेसी कंटिन्यू किया आपने। बिल्कुल। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे खुद से भी कुछ करना चाहिए। और स्पेशली है ना, जब मैं उन बच्चों को देखती थी या उनके बारे में सुनती थी जिनके वालिदैन नहीं हैं, या जो बेघर हैं, या ऐसे बच्चे जिनको कोई ओन नहीं करता, कोई उनको जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी हमेशा से। तो आप खुद भी एक माँ हैं, आपके 4 बच्चे हैं, आपने बिल्कुल बताया। बिल्कुल, मैं फ़ील कर सकती हूँ कि एक बच्चों के इमोशंस क्या होते हैं, एक माँ बाप की अपने बच्चों के लिए क्या अटैचमेंट होती है। तो जिन बच्चों के माँ बाप नहीं रहते, उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं होता। तो हमेशा मुझे यही लगता था कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। और मैं अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करती थी कि मुझे अल्लाह ताला ये इस्तिताअत दें कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं और इनकी ज़िंदगी में किसी तरह से बेहतरी ला सकूं। लेकिन ये ना, मुझे ये बहुत मुश्किल लगता था दूर से देखने में कि ये आप कब स्टार्ट करेंगे, ये कैसे हो पाएगा। इसका एक बड़ा लंबा प्रोसीजर था। पहले तो वो सब कुछ जो था हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे थे, खुद से कर रहे थे। लोगों को खाना देना, लोगों को राशन देना, ये सब कुछ तो वो चीज़ें थी जो खुद से कर रहे थे। लेकिन जब हमने बच्चों को गोद लेने का सोचा, तो फिर हमें पता चला कि उसको आप खुद से नहीं कर सकते। आपको एज ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्शन के लिए आपको बहुत जगह रजिस्टर होना ज़रूरी है। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने एज ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने खुद को इस्टेब्लिश किया। हम लोगों ने अलमरा फाउंडेशन को बाकायदा तौर पर रजिस्टर कराया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सी, जो मतलब जितनी आप मैक्सिमम पॉसिबल जगह आप कह सकते हैं ना, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग उनके साथ रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग FPR, इंक्लूडिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोग पंजाब की वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ भी रजिस्टर्ड हैं। क्या आप खाली वाहिद जी ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो हम ब्यूरो लोग के साथ रजिस्टर्ड बिल्कुल है? हम उनके साथ भी रजिस्टर्ड है। इससे एज क्या मिलता है आपको? देखिए, उनका हम पे भरोसा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, ठीक है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और वो हम पे भरोसा करते हैं। उन्होंने हमें बच्चे भी दिए हैं। हमने पहले जो 3 बच्चे थे हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से अडॉप्ट किए हैं। इसके अलावा उनके पास जो भी इस उम्र का बच्चा आएगा, हम उनसे वो बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और जब उन्होंने प्रोसेस ईजी हो जाता है। प्रोसेस ईजी हो जाता है। और दूसरा ये कि वो देखते हैं कि हमारा आके बाकायदा तौर पे विजिट करते हैं, हमें देखते हैं, साथ साथ असेस करते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं, करते हैं, वो जायजा लेते हैं बिल्कुल। लिविंग कंडीशंस। और उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ों में हमें देखा है, हमें ऑब्जर्व किया है, और उसके बाद उन्होंने हमें अपने साथ रजिस्टर किया। राइट। तो आपने शुरुआत की 3 बच्चे बिल्कुल इस घर में लाकर, इस छत के नीचे लाकर, जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जरिए। बिल्कुल। उसके बाद ये प्रोसेस किस तरह आगे बढ़ा? उसके बाद है ना, बहुत से ऐसे हमारे करीबी जानने वाले जिन्होंने देखा कि हम ये काम कर रहे हैं और जो बहुत सालों से ये जानते थे कि हम लोग
ये अच्छाई का काम कर रहे हैं, हमारे घर से राशन जा रहा है, खाना जा रहा है और एक नेकी का काम हम कर रहे हैं। और जब उनको ये पता चला कि हमने ये बच्चों वाला प्रोजेक्ट शुरू किया है तो बहुत से लोगों ने आके हमें इसमें सपोर्ट भी किया और हमें ऐसे बच्चे भी रेफ़र किए जिनको हम गोद ले सकें। लेट्स से किसी की मेड है, उसके बच्चे ऐसे हैं जो डिज़र्विंग हैं, उनके फादर की डेथ हो चुकी है, या उनके और रिश्तेदारों में ऐसे लोग हैं जिनकी माँ नहीं है या जिन बच्चों का बाप नहीं है, जो यतीम है। तो है ना, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने हमें इसमें बहुत सपोर्ट किया और इसमें हमें उन्होंने बहुत सारे बच्चे भी रेफ़र किए। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी के घर में कोई मेड है, उसके रिश्तेदारों में कोई ऐसे बच्चे हैं, उसके लेट से भतीजे भतीजियाँ हैं जो ऑर्फन्स हैं, और वो उनका ख्याल नहीं रख सकते, और वो उनका ख्याल नहीं रख सकते, या उनके, और हमारा क्राइटेरिया ये था कि जिस बच्चे के या वालिद ना हो हयात या वालिदा ना हो, या कोई ऐसा बच्चा जिसकी ज़िम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, तो हमने उन बच्चों को अडॉप्ट किया इनिशियली। लेकिन मैं अब यहाँ आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगी। हमारे पास तकरीबन 10 के करीब जब बच्चे हो चुके थे तो एक बच्चा हमारे पास आया, एक खातून उससे लेके आई, तो रैंडम वॉक इन, बिल्कुल। तो उसका, उनके एक्चुअली नेबर्स का बच्चा ऑलरेडी हमारे पास रह रहा था, तो उसने वहाँ से जब तो देखा, उसको रेफरेंस मिल गया, उसने देखा कि वो बच्चा 2-3 माह से हमारे पास है, तो जाहिर है वो नेबर्स आपस में बात शेयर करते हैं। उस बच्चे की माँ ने जब बताया कि उसके बच्चे में कितनी अच्छी चेंज आ रही है और वो आती थी मिल के अपने बच्चे को, बहुत खुश हुआ करती थी, वो बच्चा ऑर्फन था, तो उसने भी ये सोचा कि वो यहाँ पे आए। बट उस खातून ने उससे बताया कि वो सिर्फ ऑर्फन्स को रखते हैं। तो वो बच्चा जब हमारे पास आया तो उसकी जो मदर थी वो, उसने कहा कि वो मुझसे मिलना चाह रही है, बिकॉज हमारी टीम ने उन्हें बताया कि हम लोग ऑर्फन्स को रखते हैं, तो आपके तो बच्चे के वालिदैन हयात हैं, तो हम उसको नहीं रख सकते। तो उसने कहा कि मुझे एक दफ़ा आप मिलवा देना। सो मैं उससे मिली तो उसने मुझे जिस बेबसी से ये बात कही है ना कि क्या कसूर है मेरे बच्चे का कि वो यतीम नहीं है, मेरे बच्चे का बाप बिस्तर पे है, वो फॉलेज का मरीज़ है, मैं अकेले घर में कमाने वाली हूँ, मेरे और भी बच्चे हैं, मैं घर की रोटी पूरी करूँ, मैं अपने हस्बैंड की दवाइयाँ पूरी करूँ, या मैं इस बच्चे को देखूँ, मैं इसकी परवरिश करूँ। तो ये क्योंकि आपके जो बच्चे हैं उसके एज ग्रुप में आ रहा है, तो मुझे लगा कि अगर आप इसको, उस बच्चे की उम्र 3 साल थी जी, तो उस चीज़ ने मुझे हिला के रख दिया। तो मैंने उससे फ़ौरन डिसीजन लिया, हालांकि हमारी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन मैंने फ़ौरन डिसीजन लिया, मैंने कहा छोड़ दें इस बच्चे को। बिस्तर पे पड़े हुए थे तो फिर उनका होना ना होना एक ही बराबर है, बल्कि ज़्यादा बुरी हालत है कि वो एक बीमार इंसान का भी ख्याल रख रहे हैं उसके घर में। बिल्कुल। तो मैंने फिर है ना, उस वक्त फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसे बच्चों को भी रखेंगे जो इस तरह की मजबूरियों में हैं, जिनके इस तरह के इश्यूज़ हैं, या जो अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत नहीं कर सकते, उनको अच्छा खिला पिला नहीं सकते। बच्चों की जो क्राइटेरिया है उनको यहाँ एडमिट करने का अंडर दिस रूफ, तो वो एज लिमिट क्या है क्राइटेरिया में? एक चीज तो समझ आ गई कि ठीक है, एक टिपिकल ऑर्फन ना भी हो लेकिन घर के हालात ऐसे हो, माँ बाप मजबूर हो, बीमार हो और नहीं से देखभाल कर पा रहे, तो आप उनको भी यू कैन डू टेक सच किड्स अंडर योर विंग्स। बट जो एज ग्रुप है उसकी क्या लिमिट है? आपको मैं ना ये बताना चाहूँगी, बल्कि आपको ये बच्चे नज़र भी आ रहे होंगे, ये तकरीबन सारे आपको 5 साल से कम उम्र के बच्चे नज़र आएंगे। यहाँ पे 2 और 5 साल के दरमियान हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। और इसके पीछे वजह? इसके पीछे वजह, जैसे कि आप भी जानते हो, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक बात पे मुत्तफिक हैं कि इंसान की कंप्लीट जो ब्रेन की डेवलपमेंट है ना, वो 5 साल की उम्र तक मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद फिर मुश्किल है। उसके बाद फिर उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करना, उसकी आदतों को बदलना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं छोटी उम्र के बच्चे लूँ, क्योंकि मेरा मकसद है ना उन्हें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, तालीम देना नहीं है। मेरा मकसद है कि उनकी पर्सनैलिटी की अच्छी ग्रूमिंग करूँ, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाऊँ, उन्हें एक अच्छा मुसलमान बनाऊँ, और इसके अलावा उसे
ऐसा उन्हें ऐसा शहरी बनाऊं जो आगे जाके सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन जो 3+ का बच्चा आता है वो बोल सकता है, वो चल फिर सकता है, वो खेलता कूदता है, उसकी अपनी ख्वाहिशात भी होती है, इजहार भी करता है, नहीं भी करता, रोता है, जिद करता है, सब करता है, तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है 3 से 5 के दरमियान। 3 से पहले शायद रिलेटिवली बेहतर होता है। तो ऐसी उम्र के इस दरमियान 3 से 5 के दरमियान जो बच्चे आते हैं उनको आप कैसे हैंडल करती हैं? ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि ये एज वो है जो सबसे मुश्किल एज है बच्चों की। लेकिन यही वो एज है जिसमें आप अगर बच्चों पे थोड़ा सा काम कर लो तो आगे जाके उनकी ज़िंदगी में आप बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें ऐड कर सकते हो, उनकी पर्सनैलिटी को बेहतर कर सकते हो। तो मुश्किल तो थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे लगा कि इस मुश्किल को आसानी में बदल लेना चाहिए, और इसमें मैंने फिर इसलिए इस चीज़ पे मैंने थोड़ा काम किया और मैंने कहा इसको एज ए चैलेंज लेती हूँ। बड़े बच्चे तो हर कोई अडॉप्ट करता है, आपने भी गौर किया होगा, डिफरेंट ऑर्फनेज जो हैं वो नॉर्मली उनका क्राइटेरिया होता है कि 7-8 ईयर्स के बच्चों को वो लेते हैं, उससे छोटों को नहीं लेते। इनके समटाइम्स जो शायद वो ज़्यादा टफ हो, वो पर्सनालिटीज डेवलप, क्योंकि वो लोग पर्सनालिटी पे काम नहीं करते ना, वो सिर्फ एक छत प्रोवाइड किया या मैक्सिमम उनको तालीम दिलवा दी। वो कैसे इंसान बन रहे हैं, उनको आप क्या सोचना सिखा रहे हैं, आप उनको क्या अच्छाई करना सिखा रहे हैं, वो चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी में डालने के लिए। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊँ ना कि ये जो बच्चे छोटी उम्र में अपने घर से आ जाते हैं किसी भी वजह से, अगर वो ऑर्फन है या उनका कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है या और डिजर्विंग बच्चे, तो वो नॉर्मल बच्चे तो नहीं होते ना। अभी अंडर दिस रूफ कितने बच्चे हैं आपके अभी पास? हमारे पास 12 बच्चे हैं, 12 और इन 12 बच्चों के साथ ये जो हमारा प्रोजेक्ट है अलमरा फाउंडेशन का अपना घर, इसको हमने अपना घर का नाम दिया है। और इसको आपको विजिट करके, आपको देख के बिल्कुल भी ये फीलिंग कहीं से नहीं आएगी कि ये कोई ट्रेडिशनल ऑर्फनेज है। मैं अब जहाँ बैठी हुई हूँ मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही। और जो मैंने आज प्रोग्राम की शुरुआत में आपके बारे में बताया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, ये मैंने खुद देख के बोला है, ये कोई पॉसिबली नहीं मैं बोल रही। और मैं आई भी इसलिए हूँ क्योंकि जब मुझे पता चला, मैंने कुछ रिसर्च किया आपके बारे में, तो ये चीज़, आपका जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे बहुत अपील किया। इट वाज नॉट अ टिपिकल ऑर्फनेज। एंड जब मैं बार बार ऑर्फनेज कहती हूँ मुझे थोड़ा सा इनसेंसिटिव सा लगता है। हम इसको ऑर्फनेज कहते भी नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मुझे इनसेंसिटिव लगता है। मेरा शायद अगला सवाल, आई होप इनसेंसिटिव ना लगे आपको, बट प्रोग्राम की नौयत ऐसे कि आपसे पूछना पड़ेगा ताकि लोग समझ भी सकें इस चीज़ को। बच्चे आपसे पूछते हैं कि हम कैसे यहाँ आए, हम यतीम हैं, ऐसे कोई सवाल कभी आए? ये बच्चे जो है ना, मैं आपको ये बताना चाहूँगी ना कि ये बच्चे मुझे मामा कहते हैं और मेरे हस्बैंड को ये बच्चे पापा कहते हैं। और ना सिर्फ ये कहते हैं, सोचते नहीं कि हम तेरा बच्चे, ये बच्चे, इन बच्चों को पता है, देखो ये जिस एज में मेरे पास आए हैं इनको पता है कि ये मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन ये जिन हालात से आए हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे पास हैं जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में। तो कुछ ऐसे हैं जिनकी माँ जिंदा हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके वालिद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये बच्चे जब यहाँ आते हैं, ये मुझे मामा कहना शुरू करते हैं, तो ये बच्चे खुद ब खुद ही उस फीलिंग में आ जाते हैं कि मैं इनकी माँ हूँ और मेरे हस्बैंड इनके वालिद हैं, और हम लोग उसी तरीके से इनसे प्यार करते हैं। और मेरे बच्चे जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 4 बच्चे दिए हैं, जिनमें 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, और मेरी बेटियां बड़ी हैं। और मेरे बच्चे जो हैं वो दिन में 2 से 3 दफ़ा यहाँ पे विजिट ज़रूर करते हैं। और ये जो बच्चे हैं ना, ये आपने अपने वालिद साहब से सीखा, आपके बच्चे भी आपसे नेचुरली वही सीख रहे हैं। बिल्कुल नेचुरली ये चीज़ आगे ट्रैवल करती है। ऑफ कोर्स। और जो चीज़ आप अपने वालिदैन को, और मैं आपको ये बताऊं कि ये चीज़ है ना, सिखाने से नहीं आती, कि हम कहते हैं ना कि अपने बच्चों को हम ये सिखाएं या वो तरबियत करें। बच्चे जो वालिदैन को करते हुए देखते हैं, बच्चों की तरबियत वो हो रही होती है। बच्चे नहीं सीखते, एक्शन से आपके बिल्कुल। अच्छा, तो कितना आप पर्सनली दिन का कितना वक्त अपना घर में गुजारते हैं?
मेरा घर है ना इसके बिल्कुल 2 to 3 मिनट्स के ड्राइव पर है, और मैंने यही सोच के कि अगर मैं ये घर दूर ले लेती बहुत मुश्किल होता। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, वो कन्वीनियंट नहीं होना था कि अगर मैं सोचती कि मैं दिन में 3 दफ़ा जाऊं तो मेरे लिए वो कन्वीनियंट नहीं होता डेली बेसिस पे ये करना। शुरू में तो शायद इंसान इमोशनल होता है, आप कर पाते हो, बट जब टाइम गुजर जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए ये सब चीज़ें सोच के मैंने अपने घर के बिल्कुल करीब ये घर लिया है, और यहाँ पे मेरा ये होता है कि दिन में 2 से 3 चक्कर मेरे यहाँ ज़रूर लगते हैं। और मैं जब कहीं और भी जा रही हूँ, लेट्स से कि मैं ग्रॉसरी करने जा रही हूँ, तो भी मैं आते जाते हुए यहाँ पे ज़रूर रुकती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरा ये कि यहाँ पे मैंने हर जगह पे कैमरास लगाए हुए हैं जो कि मेरे फ़ोन में भी हैं, और हमारे हेड ऑफिस में भी हर वक्त उनको देखा जा रहा होता है। इसमें ऑडियो भी आ जाती है, सब पता चल जाता है, हर चीज़ हो रही होती है। और दूसरा हमारा स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हमने स्टाफ रखते हुए, जैसे आप अपने घर का स्टाफ रखते हो अपने बच्चों के लिए, तो आप बहुत, मैं देख रही हूँ यहाँ पे नजर आ रही जी, आप उन चीज़ों को बहुत चीज़ों को माइंड में रखते हुए रखते हो कि वो कल को आपके बच्चों के साथ कैसा सलूक करेंगे जब आप वहाँ पे मौजूद नहीं होते। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने ये स्टाफ अपना रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग बहुत अच्छे हैं। एक मदर मेड हैं, एक और 2 हमारी जो हैं वो आया है उनके साथ जो उनको हेल्प करती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने फ़ीमेल स्टाफ रखा है सारा। हमारे अपने घरों में कुक होते हैं मेल, स्वीपर होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया है। यहाँ पे जो खातून है वही सफाई करती हैं, खाना भी खातून पकाती हैं, बिकॉज़ मैं ये चाहती हूँ कि ये बच्चे मुकम्मल तौर पे एक महफूज जगह पर रहें। और सुबह जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं हमारे ड्राइवर के साथ, तो मैं उनको अकेला नहीं भिजवाती। ये डेली बेसिस पे हमारी जो मदर मेड हैं बच्चों की, वो साथ जाती हैं और वो वहीं पे रुकती हैं स्कूल के ऑफिस में, और उन बच्चों को लेकर वापस आती हैं। क्योंकि ये छोटी एज के बच्चे हैं, किसी वक्त घबरा भी जाते हैं, किसी वक्त तंग भी आ जाते हैं, तो समटाइम्स शुरू में उनको परेशानी भी होती है नई जगह पे स्कूल में जाके, तो वो वहीं पे रहती हैं, सो दैट वो अगर थोड़ा सा अपसेट हों तो उनको मिल जाए। बिल्कुल, और फिर साथ जिम्मेदारी से उनको लेके यहाँ वापस आती है। अच्छा, तो जब बच्चे आते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है आपको? टॉयलेट ट्रेनिंग। छोटे बहुत होते हैं, और दूसरा ये बैकग्राउंड से आ रहे हैं शायद तो ट्रेनिंग नहीं हुई होती, उनको ट्रेनिंग नहीं होती बिल्कुल। और दूसरा हमें थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू आता है। मैं भी पंजाबी स्पीकिंग हूँ, लेकिन मेरी जो पंजाबी है वो पंजाबी ये बच्चे नहीं समझ सकते। इनकी लैंग्वेज बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि हम लोग फिर मुख्तलिफ वर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं इनके साथ कम्युनिकेट करने के। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तेज़ी से इन बच्चों में चेंज आता है, ये बच्चे इतना तेज़ी से सीखते हैं, माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि विद इन 2-3 मंथ्स ये बच्चे इंग्लिश के भी छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने पर आ गए हैं। और हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट भी इनके लिए आती हैं, उनको हमने बाकायदा तौर पे हायर किया हुआ है। वो वीकली बेसिस पे काउंसलिंग करती हैं और इनकी थेरेपी करती हैं, और वो इनके साथ 3 से 4 घंटे इनको रोज़ पढ़ाती भी हैं, साथ में इनकी एक्टिविटीज़ करती हैं, इनकी पर्सनैलिटी पे काम करती हैं। क्योंकि अगर साइकोलॉजिस्ट आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगी तभी वो आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके इश्यूज़ को, आपकी पर्सनैलिटी को समझ सकेंगी। ऑफ कोर्स बहुत मुख्तलिफ, और इनकी लैंग्वेज पे, बिल्कुल इनकी लैंग्वेज पे काम करते हैं, इनको सिखाते हैं छोटे छोटे वर्ड्स। इसके अलावा ही ना जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इन बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो ये है कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी, कि अगर आपको खाना मिला है ना तो आपको उस वक्त ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बच्चों को इस छोटे लेवल से सिखाओगे ना कि आपने खाना खाया अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, आपको कोई नई चीज़ मिली अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इस वक्त ये बहुत छोटी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी, और आपके अंदर जब शुक्रगुजारी और कनात आ जाती है तो आप एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन मुसलमान बन जाते हैं। और आप इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं इनकी पर्सनैलिटी में जिस चीज़ को देखना चाह रही हूँ वो ये है हिना, कि ये बच्चे जो हैं ये आगे जाके लोगों की मदद करना सीखें। इनको हम ये सिखा रहे हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने दूसरों की मदद करने के लिए पैदा किया है, और ये बच्चे, मुझे यकीन है कि जब बड़े होंगे तो इनकी पर्सनैलिटी में, इनकी तरबियत में ये चीज़ इतनी गहरी तरह से जा चुकी होगी कि ये बच्चे भी जाके जितना हो सकेगा लोगों को हेल्प करेंगे, डिज़र्विंग लोगों के काम आएंगे, और जितनी अच्छाई हो सकेगा इस दुनिया में फैलाने की कोशिश करेंगे। दैट्स वंडरफुल सोफिया। सोफिया, ये बताएं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाने का, जी, वो है फंडिंग। जी, आई एम श्योर
आप अपने ज़राए तो यूज़ कर रही हैं, ये मुझे पता है, जी लेकिन एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। ये है ना, जब इनिशियली तो मैंने आपको जैसे ज़िक्र किया कि जो 27 साल से हम काम कर रहे थे वो तो हम लोग खुद से कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन जब ये काम हमने स्टार्ट किया तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। तो अब शुरू में तो जो हमारे करीबी दोस्त थे, हमारे करीबी फैमिली फ्रेंड्स थे, हमारी फैमिली थी, उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। लेकिन अब टाइम के साथ साथ जब लोग हमें देखते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हम लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ आएँ और आके देखें कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद आप यकीन करो है ना, अल्लाह ताला इतना मेहरबान है कि ऐसी ऐसी जगहों से लोग हमें सपोर्ट करते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। और इन बच्चों की किस्मत को, इन बच्चों के नसीब को अल्लाह ताला इतना देता है जो कभी कम नहीं पड़ता। और अब अनकरीब हमने एक घर और ले लिया है, बिल्कुल इसी तरह का, स्ट्रीट 15 में, वो भी हमारे घर के बहुत करीब है, लाइक मज़ीद 3 मिनट फ़र्क पे, फासले पे एक और हमने घर लिया है, उसकी रेनोवेशन चल रही है। और अब हम कुछ बच्चों को जो और हमारे पास आएंगे, हमारा यही ख्याल है कि 12 बच्चे जो मज़ीद हमारे पास आए, उन बच्चों के साथ हम वो घर शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में। सोफिया, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो क्योंकि मच। ऐसा काम है कि जितना भी मैं आपकी तारीफ करूं वो कम होगा। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अलमरा फाउंडेशन की डिटेल्स दी हैं। if you want to send anything, कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आप अलमरा पे भेज सकते हैं, जिसके नीचे ये एक सब्सिडरी है अपना घर, जहाँ पे ये बच्चे रह रहे हैं और सोफिया उनको देख रही हैं। शी इज़ द चेयरपर्सन फॉर अलमरा। सो सेंड वट एवर, जो अगर आपका दिल करे, और अगर आप आके विज़िट भी करना चाहें तो ज़रूर करें। बड़ी सेंट्रल सी जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। ऐसा नहीं कि कहीं शहर से बाहर खोल भी आपने एक जगह और ये बच्चे बस ऐसे ही रह रहे हैं। ये एक्चुअली एक प्रॉपर घर में रह रहे हैं। इट डजंट फील लाइक एन ऑर्फनेज, नॉट एट ऑल। सो सोफिया, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और इंशाल्लाह जब दूसरा अपना घर बनेगा बिल्कुल तो वो भी हम आके देखेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।